महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी ये तय है, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर पेच फंस गया है। दूसरी तरफ 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। साफ है 24 घंटे में अगर सीएम नहीं चुना गया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इस बीच एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया और सरकार गठन को लेकर चर्चा करने के सभी अधिकार भी उन्हें सौंप दिए गए। दिल्ली में भी अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस के बीजेपी हाईकमान से चर्चा की खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 25 नवंबर की सुबह तक महायुति की तरफ से सरकार बनाने की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स इंड्स में रुकने का आदेश दिया है। होटल में ही शिंदे गुट के विधायक दल की बैठक हुई। दरअसल इस बार महाराष्ट्र में सीएम का चयन ही सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे। संकेत यहां तक मिल रहे थे कि अगर सरकार में अजीत किंगमेकर की भूमिका में आए तो वो सीएम पद लेकर रहेंगे। सीएम पद नहीं दिया गया तो वह एमबीए में भी जा सकते हैं, लेकिन महायुति को जबरदस्त बहुमत मिलने के बाद अजीत पवार का दावा जरूर कमजोर पड़ा है। लेकिन एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं। वो इस जीत को अपनी सरकार की जीत बता रहे हैं। तमाम मीडिया सर्वे रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिसमें उन्हें राज्य का सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया गया है। शिंदे के तेवर और विधायकों को होटल में रुकने का आदेश देकर एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी ने सीएम पद नहीं सौंपा तो वो बीजेपी के साथ ही खेला कर सकते हैं, जो 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ किया था। वैसे ये तय माना जा रहा है कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो इस सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन टकराव सीएम पद को लेकर बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर मायावती ने कहा कि जो नतीजे आए हैं उसको लेकर लोगों में चर्चा है कि पहले देश में बैलेट से धांधली तो होती ही थी, अब ईवीएम से भी धांधली होने लगी। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि मायावती ने यह साफ किया कि वो ये फैसला सिर्फ उपचुनाव को लेकर कर रही हैं। उनकी पार्टी लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने नतीजों पर सवाल उठाए। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि कुंदरकी में जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया या जिनके वोट किसी और ने डाल दिए, वो सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे। इससे भाजपा के चुनावी घपले का भंडाफोड़ हो जाता, इसलिए बीच रास्ते में उनको सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति, कोर्ट, चुनाव आयोग और देश के सभी न्यूज चैनलों से अपील की और कहा कि इस मामले का तुरंत संज्ञान लें और ये सुनिश्चित करें कि अपने वोट के अधिकार के लिए जो आवाज उठाना चाहते हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई अन्याय या अत्याचार न कर सके। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने संसद सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। विपक्ष ने भी सहयोग देने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही सरकार से सत्र में चर्चा कराए जाने वाले मुद्दे भी गिना दिए। इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। मणिपुर और अडानी मामले को तो विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में भी उठा दिया और कहा कि सरकार को सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी मामले पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बैठक के बाद कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार से सत्र में अडानी रिश्वत कांड पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सोमवार को संसद की बैठक में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही 2025 से शुरू होने वाली जनगणना पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि इस बार जातीय जनगणना होना चाहिए। इसके अलावा सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार पेश कर सकती है। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने की मांग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में 26 नवंबर को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। संसद सत्र से पहले 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भी सामने आए हैं, जिसमें मुकाबला बराबरी पर छूटा है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में सभी की नजरें मोदी सरकार पर रहेंगी कि वो मुद्दों पर चर्चा कराएगा या फिर टकराव के रास्ते पर चलेगा।